सो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ के अंदर कि हम खुल के उसको डिस्कस नहीं करते, ना फैमिली मेम्बर से, ना इवन फ्रेंड्स के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से पैसा है। पैसे को कैसे बनाना है, पैसों को कैसे बढ़ाना है। और अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसको टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है, उसके बारे में गलत बातें की जाती हैं कि ये सिर्फ पैसा ही पैसा करता रहता है। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे चैनल के ऊपर कि यार आप सिर्फ पैसों की बातें करते हैं। तो भाई, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है पैसों का आपकी लाइफ के ऊपर। एक चीज़ हमेशा हम सुनते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, यानी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो मेरे ख़्याल से तो फिर बाकी सारी चीज़ें भी सब कुछ नहीं होती हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है और बाकी सारी चीज़ें भी सब कुछ नहीं होती हैं। आपकी अगर आप अपनी जॉब की बात करेंगे तो आपकी जॉब सब कुछ नहीं होती है। अगर बिज़नेस की बात करेंगे तो बिज़नेस भी सब कुछ नहीं होता है। अगर आप फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली मेरे ख़्याल से सब कुछ होती है और मैं आगे इसके बारे में बात करूँगा। लेकिन उस फैमिली को भी अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो उनको घर को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर आजकल गर्मियाँ हैं तो 45 डिग्रीज़ में बगैर एसी के आप रह रहे हैं, भले लाइट हो ना हो, अजीब सिचुएशन है। और एक बंदा जिसके पास पैसे हैं वो एसी अफोर्ड कर सकता है, वो सोलर अफोर्ड कर सकता है, वो अच्छी तरह से रहना अफोर्ड कर सकता है। तो लोग कहते हैं ना, सुकून होना चाहिए, पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो जो बंदा 45 डिग्रीज़ के अंदर रह रहा है और जो बंदा एसी के अंदर आराम से रह रहा है, उसको आप देख लें किसको सुकून मिल रहा होगा इस वक़्त। तो मेरे ख़्याल से मैं मटीरियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ थोड़ी-सी इस वक़्त, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को भी देखा है जो मटीरियलिस्टिक होते हुए सुकून एक साइड पे रखते हैं। और फिर जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने पहले भी दी थी कि कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने एसी के बिल को बचाने के लिए, बिजली के बिल को बचाने के लिए एसी बंद करते हैं, लेकिन बाहर उनके पास बहुत महँगी-महँगी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। एक अलग लेवल पे डिबेट जा सकती है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि पैसा सब कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ है। और जो बाकी चीज़ें हम कहते हैं कि वो सब सुकून मिलना चाहिए, तो सुकून मेरे ख़्याल से पैसों से ही आता है। 9 टू 5 जो जॉब कर रहा होता है बंदा, वो पूरा वक़्त लगा हुआ होता है अपनी जॉब को बचाने के लिए, अपने बॉस को खुश करने के लिए, लेकिन वो एट द सेम टाइम वो काम नहीं कर रहा जिससे उसको वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके। वो काम क्यों नहीं कर रहा? वो सिर्फ़ इसलिए नहीं कर रहा प्रोबेबली कि उसका माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं, पैसा बुरा है, जबकि काम वो पैसों के लिए कर रहा है। ख़ैर, आई वुड लव टू हैव मोर एंगेजमेंट इन दिस वीडियो। नीचे कमेंट्स के अंदर आई होप के लोग कमेंट करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताते रहें। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि मनी डज़ नॉट गिव हैप्पीनेस। इसके बारे में तो मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये चार्ट बड़े मज़े का था, जो कि पहले एक लेवल पर था, लेकिन अब क्योंकि इन्फ्लेशन यूएस में भी आ गई है और ये चीज़ें यूएस से ही आती हैं क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और डेटा सेट भी अच्छा मिलता है। तो इस वजह से हम वहाँ की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, हम सारी चीज़ें रेप्लिकेट नहीं कर सकते अपने मुल्कों में, चाहे वो जीसीसी कंट्रीज़ हो, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया हो। लेकिन उससे हमें एक डेटा पॉइंट मिलता है और हमें बहुत आराम से उसको ट्रांसलेट करने का मौका मिलता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर वो एक ही तरह की होती है। तो अगर मैं बात करूँ कि इस तरह से इस चार्ट को अगर आप देखें कि इसके अंदर यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो सर्वे ऑफ वेलबींग हुई थी एक यूएस के अंदर, जिसके अंदर इवैल्यूएटिव वेलबींग और एक्सपीरियंस्ड वेलबींग की बात हुई थी। मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आप सिर्फ ये चार्ट देख लें तो इसके अंदर आपको पता चलेगा जो $85,000 जो लोग कमा रहे हैं यूएस के अंदर, वो ज़्यादा कंटेंट हैं या हैप्पी हैं कह लें। और उससे पहले अगर वो $15,000 कमा रहे हैं, $25,000 कमा रहे हैं, $35,000, ये साल की बात हो रही है, अगर वो कमा रहे हैं तो उनका ऑफ कोर्स जो हैप्पीनेस लेवल है वो नेगेटिव में है और वो कम खुश हैं। जैसे-जैसे वो पैसे बढ़ते जाते हैं, वो खुश होते जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जैसे मैंने कहा था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो वो एक हद तक होता है। अब जैसे 85,000 के ऊपर, उसके बाद उनकी जो हैप्पीनेस लेवल है 112,000 तक, वो एक ख़ास लेवल के ऊपर थी, बहुत ज़्यादा नहीं चेंज हुई थी। फिर उसके बाद 137,000 के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। फिर आप देखेंगे कि $400,000 और $625,000 के अंदर जो हैप्पीनेस का लेवल है, इनफैक्ट अगर मैं देखूँ $250,000 से लेकर $625 तक, $1,000 तक जो लेवल है वो कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद से वो डिमिनिशिंग फैक्टर का जो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, वो आने लगता है कि जब और चीज़ बढ़ने लगती है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, एक हद तक तो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद से उसका डिमिनिशिंग फैक्टर आने लगता है, उसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आने लगता है कि मैं एग्जांपल इस तरह से ले लें कि पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसका शायद मुश्किल से गुजारा हो रहा हो, वो शायद खुश ना हो। अगर किसी की सैलरी 5 लाख रुपए हो जाती है तो वो खुश होगा, वो प्रॉबली उसका गुजारा अच्छे तरीके से हो रहा होगा। किसी 5 लाख वाले बंदे की सैलरी 10 लाख पे पहुंच जाती है तो वो और खुश होगा। 15 लाख तक पहुंचती है तो और खुश होगा। लेकिन 15 लाख
से अगर किसी की 20 लाख पहुंचती है तो शायद वो उस तरह से उसको एंजॉय ना कर रहा हो। जबकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पर अभी भी 15 लाख कहने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो कि इन्फ्लेशन हो चुकी है और जो आपके डॉलर के वैल्यूज़ हैं वो उसकी वजह से फिर भी शायद 15 लाख वाला भी अभी उस लेवल पे ना हो। लेकिन फिर भी अगर 15 लाख से शायद 20 लाख हो तो उतना ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होगा जितना उसको 1 लाख से 5 लाख पे पड़ेगा और 5 लाख से 10 लाख पे पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि आपके जो कम पैसे मिल रहे होते हैं उसके बाद जब ज़्यादा पैसे होते हैं तो हैप्पीनेस का लेवल बढ़ने लगता है। तो जो कहते हैं कि खुशी नहीं मिलती पैसों से, तो वो यहाँ पर ये सर्वे है, थोड़ी बहुत तो मिलती है उसमें। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि मनी विल चेंज यू, यानी कि पैसा आपके पास आ जाएगा तो पैसों को पीछे ना भागें, क्योंकि पैसा जब आ जाएगा तो पैसे से आप चेंज हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो जो मनी होता है ना, मैंने कहीं पढ़ा था ये कि ये एम्पलीफाई करता है आपकी जो पर्सनालिटी है। अगर आप किसी की पर्सनालिटी इडियोटिक होगी तो वो उसको एम्पलीफाई कर देगा। कोई अगर लेट से बहुत ज़्यादा पैसे देने वाला होगा या लेट से बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा तो वो उसको एम्पलीफाई करेगा, उसके अगर उसके पास पैसे आते हैं। ये सिर्फ एक जो बलून होता है ना, अगर उसको गुब्बारे को फुलाते हैं तो वो उसी तरह से होता है। पैसे आते हैं तो वो हवा है, उस बलून के अंदर हवा जाती है और वो फैलने लगता है। वो आपकी नेचर को एम्पलीफाई करता है, जो भी नेचर होती है। तो ये आपको बुरा या अच्छा नहीं कर रहा, ये उसको सिर्फ एम्पलीफाई कर रहा है। जिसको फिलैंथ्रोपी करनी है वो फिलैंथ्रोपी करेगा, उसके बाद जितने पैसे आएंगे वो उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन के अंदर पड़ेगा। जिसको इंडिपेंडेंस चाहिए वो कम पैसों में भी उसको स्ट्राइव करेगा, और जब ज़्यादा पैसे आएंगे तो वो और ज़्यादा स्ट्राइव करेगा और दूसरों को भी हेल्प करेगा, लेकिन चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ मेरे ख्याल से थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्ट है कि आपको पैसे चेंज कर देते हैं। अब अगला पॉइंट है कि जो जो पैसे हैं ये आपको स्ट्रेस देते हैं। और पहले तो ज़माने में अब इवन मेरे अपने फादर ये बोलते थे कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो देख लो कितना बीमार है। लेकिन आजकल तो ये चीज़ वैलिड भी नहीं रही है, क्योंकि आप जो बीमारियां होती हैं वो अमीर को गरीब को देख के अल्लाह माफ़ करे नहीं आती। वो कैंसर गरीब से गरीब घर में भी आ जाता है, अमीर से अमीर घर में भी आ जाता है। डायबिटीज़ अमीर से अमीर घर में भी है आजकल और गरीब से गरीब घर में भी है। अगर आप ब्लड प्रेशर की बात करें, किसी यू नेम इट, हर तरह की बीमारियां हर तरह के लोगों में हैं। इसकी एक बड़ी मज़ेदार एग्जांपल मैं देता हूँ। मज़ेदार तो खैर नहीं है, वो बड़ी हार्ट ब्रेकिंग थी जब मुझे पता चला था। पुरानी न्यूज़ है लेकिन अभी दिखा देता हूँ आपको कि आप ये ज़रा देखें ये मैप, इसमें पाकिस्तान कहाँ मौजूद है। पाकिस्तान कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ के अंदर टॉप पे मौजूद है। तो ये ज़रा कुछ चीज़ें होती हैं जो पता होना चाहिए बिफ़ोर गोइंग इनटू डिस्कशन, बिफ़ोर गोइंग इनटू डिबेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो नंबर है पर कैपिटा के हिसाब से वो टॉप पर है, और इसके अंदर जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायबिटिक पेशेंट्स हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अमीरी की वजह से हो रहे हैं या गरीबी की वजह से हो रहे हैं, ये प्रॉबेबली आपकी जीन्स भी हो सकती है और लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये एक फैक्टर है। तो अमीर और गरीब होने की वजह से आजकल बीमारियां मेरे ख्याल से नहीं देख रही हैं। तो वो जो कहते हैं ना कि स्ट्रेस आप लेने लगते हैं, उसकी वजह से बीमार हो जाते हैं क्योंकि आप पैसे ज़्यादा कमाने के लिए सोच रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। और एक चीज़ और भी है कि आप पैसे कमाने की जो कमा रहे हैं वो किस तरह कमा रहे हैं। अगर आप 25 साल की एज में जिस तरह से पैसे कमा रहे थे, 45 ईयर्स की एज में भी उसी तरह से पैसे कमाने के मोड में हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होगा। अगर आप 55 साल की एज में भी उसी तरह से पैसे कमा रहे हैं जिस तरह से 25 साल की एज में जॉब करके पैसे कमा रहे थे और जॉब में लगे हुए थे, 9 टू 5 के अंदर ग्राइंड कर रहे थे, और फिर भी उसी तरह से पैसे कमा रहे हैं, तो फिर तो एक प्रॉब्लम है, उसमें आपको स्ट्रेस होगा। अगर आप सही टाइम पर मैं भी काफ़ी लेट हो गया हूँ इस चीज़ में करते हुए, लेकिन आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे काफ़ी एक अच्छा एक वे नज़र आया है। लेकिन अगर आप सही टाइम पर अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर लेते हैं और सही तरह से पैसों को बनाते हैं, उनको समझते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंस का टूल है, ये कोई कंजम्पशन का आपके लिए एक रास्ता नहीं खुला हुआ कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे आने लगें या आपकी सैलरी से लेट से मुझे यूट्यूब की वजह से मेरी ऑलमोस्ट सैलरी जितने पैसे मिल रहे हैं तो मैं अब उसके हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट कर लूँगा। मुझे अगर इस तरह से मैं करने लगा तो पैसे मुझसे दूर भागेंगे और प्रॉबेबली मैं फिर जो मेरा टारगेट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का वो कम्प्लीटली अचीव नहीं हो सकता। तो इसलिए उसको जो स्ट्रेस का फैक्टर है उसको भी मेरे ख़्याल से लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारियों का स्ट्रेस है या पैसों की वजह से काम का स्ट्रेस है, ये मेरे ख़्याल से लाइफस्टाइल
डिक्टेट करता है आपको कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है और उसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हैं, रादर देन ये पैसों की वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं। मेरे ख़्याल से पैसों की वजह से तो आपको कम स्ट्रेस लेना चाहिए, वन्स आप समझ जाते हैं कि ये गेम क्या है। अगला पॉइंट ये है कि ये जो पैसे हैं, ये आपकी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। इसके अंदर अगर किसी का इस तरह से होता है तो बिल्कुल गलत करता है, लेकिन मेरे ख़्याल से जो रिलेशनशिप्स होते हैं आपको एक डिफ़ाइन कर लेना चाहिए, एक सर्कल बना लेना चाहिए। मेरे ख़्याल से जो रिलेशनशिप्स होते हैं आपके, वो आपके बहन-भाई होते हैं, आपके लेट्स से माँ-बाप होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपके हस्बैंड-वाइफ़ होते हैं। ये इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं जो कि आपके मेरे ख़्याल से इनके बाहर आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से देता हूँ कि पहले मैं काफ़ी ज़्यादा डिबेट करता था लोगों के साथ, पॉलिटिक्स पे भी बात करता था, स्पोर्ट्स के ऊपर भी बात करता था। कुछ नहीं तो बहुत सारे लोगों से मैं एंड्रॉयड और आईफ़ोन के बारे में भी डिबेट कर रहा होता था। और किन लोगों से करता था, ऑफ़ कोर्स ये मेरे सर्कल के अंदर होते थे, फ्रेंड्स होते थे, या किसी ऑफ़िस वाले से मैं बात करता था इस तरह की। मैं अपने बहन-भाइयों में ये बातें नहीं करूँगा, या अपने बच्चों में अगर मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, शायद मैं उनकी थोड़ी-सी लेट्स से बच्चों को नॉलेज देने के लिए अगर मैं किसी पॉलिटिक्स पे बात कर भी लूँ, मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की बात ना करूँ। थोड़े बहुत उनको लेट्स से अवेयरनेस देने के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं उससे क्यों बहस करूँगा? तो ये चीज़ें जब मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें सिर्फ़ टाइम का ज़िया है, इस पे मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं कि मैं फिर पॉलिटिक्स और क्रिकेट वगैरह पे बात नहीं करता, और उसकी वजह से मेरे जो पुराने फ्रेंड्स थे, उनको लगता है कि मैं शायद चेंज हो गया हूँ, लेकिन मैं चेंज नहीं हुआ। मेरे सिर्फ़ टॉपिक्स चेंज हो गए। और जो पुराने फ्रेंड्स थे जिनको समझ में आता है कि यार हाँ, मेरे ये टॉपिक्स चेंज हो गए हैं और उनके पास कोई और बात नहीं है मुझसे करने के लिए, तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ कि मैं अब पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स पे बात नहीं करनी मुझको। और अगर आप लोगों के पास बात ही यही है करने के लिए, तो आई एम सॉरी, फिर हमारी कन्वर्सेशन आगे चल नहीं सकती। अगर इस तरह की कुछ लिमिटेशंस आ गई हैं तो फिर आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब फैमिली के साथ आपको हर तरह की बात करते हैं, फैमिली के साथ आप रहते हैं, सब कुछ होता है, तो उसमें तो इसमें कोई शक नहीं है, आपको फैमिली के साथ उसी तरह से रहना चाहिए। तो ये जो बात है कि मनी डिस्ट्रॉयज़ रिलेशनशिप, तो आपकी जो इमीडिएट फैमिली है उसके साथ तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपके जो एक्सटेंडेड सर्कल्स हैं, कज़न्स इवन हैं, अगर उनको लगता है कि आप चेंज हो गए हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर बिलीव्स, जस्ट बिकॉज़ कि आप सोच रहे हैं दूसरी तरह से, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, तो फिर अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे ख़्याल से मेरी अपनी बातों से बहुत सारे लोग सीधी राह पे आए। वो अब उन्होंने इस तरह की बातें मुझसे करना छोड़ दी हैं, तो वो ऑटोमैटिकली उनका टाइम भी ज़ाया होना बच गया है, और वो मुझे बताते हैं कि वो अब किन-किन कंस्ट्रक्टिव कामों में लगे हुए हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल से मनी डज़न्ट डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, अगर आप उसको सही तरह से लेके चल रहे हो, और ख़ास तौर पे मैं रिलेशनशिप्स को, जो क्लोज़ सर्कल आपका जो घर का सर्कल है, मैं उसको कहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों को पैसे नहीं देना चाहिए। बच्चों से लोग पैसों के बारे में बात ही नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को तो ज़्यादा पैसों के बारे में बताना चाहिए, उनको उनके हाथ से काम करवाना चाहिए। थोड़ा-सा मैंने भी देखा, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, मेरे लेट फादर जब उन्होंने हमारे अपने मतलब अपने पोतों को, मेरे बच्चों को कुछ बड़ी अमाउंट हैंडओवर की, हाथ में दी उनके, और मैं फिर देख रहा था कि मेरे बच्चों की जो माइंडसेट है, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है अलग से, कि जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया। अब जब अब उनके पास एक पैसों की अमाउंट मौजूद है, उनके वॉलेट्स में रखी हुई है। अब अगर हम कभी मॉल में जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि अच्छा ये चीज़ चाहिए, या वो खुद बोलते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर हम बोलते हैं कि यार तुम्हारे पास इतने पैसे बचे हुए हैं, अब तुम देख लो कि ये चीज़ चाहिए तो तुम्हारे इतने पैसे कट जाएँगे, थोड़ी-सी परसेंटेज हम इसमें डाल देते हैं, लेकिन इतने पैसे तुम्हारे कट जाएँगे। उनका माइंडसेट चेंज हो गया उसके बाद, क्योंकि उनको पता है कि वो पैसे उनके हैं और अब उनको उसके हिसाब से खर्च करने हैं। इसी तरह से आप रिवॉर्ड करें बच्चों को, उनको उनके हाथ में पैसे दें, लेकिन एट द सेम टाइम बिगाड़ें नहीं, क्योंकि लोग बिगाड़ते भी हैं उस केस के अंदर। अनअकाउंटेबिलिटी रखेंगे तो फिर ये होगा। अकाउंटेबिलिटी साथ में रखें, लेकिन उनको एम्पावर करें, उनको पैसे दें। इसी तरह से मैंने और भी 1-2 दफ़ा बताया था कि अब हर एक के साथ सिचुएशन ऐसी नहीं होती, लेकिन जैसे मेरे साथ सिचुएशन है कि मैं अपने जो माय एल्डर सन एडिट्स माय वीडियो एज़ वेल, वो सारी वीडियोज़ देखता है, उसको ये सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं जब मैं बात करता हूँ, मेरी पॉडकास्ट जब वो एडिट करता है तो उसको पता होता है। जब वो लेट्स से बाहर जाता है किसी और मुल्क, तो ऑलरेडी वो पैसे बना रहा होगा, क्योंकि मैं उसको एडिटिंग के पैसे देता हूँ, और उसको कोई लेट्स से और जॉब्स करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। हालाँकि मैं चाहता हूँ कि और जॉब्स करें ताकि उस मुल्क के अंदर चीज़ों के अंदर उसको पता चले कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि उसको शायद $1000 के करीब उसको महीने के वैसे ही बन रहे हो। तो ये अर्ली एज से बच्चों को, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाती है और तब भी उनके माँ-बाप खुद बोलते हैं कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी, अब आप अच्छी जॉब ढूँढें और उसके बाद काम करें। तो जब तक बच्चों को
आइडिया नहीं होगा कि ये किस तरह से काम करना है या किस तरह से आपको पैसे बनाने हैं, तो ये काम फिर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। तो बच्चों को जो मनी का एक्सपोज़र है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, छोटी एज से भी दे सकते हैं। हमने अपने बच्चों को, जो मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ अपने फादर के साथ, मेरे ख्याल से जो छोटा वाला बेटा था मेरा, उस टाइम पर वो क्लास 4 में होगा, और उस टाइम पर उसको एक्सपोज़र इस तरह का मिला था, और उस वक्त उसकी साइकी चेंज होना शुरू हुई थी। ये मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगेन, उस वीडियो के नीचे भी लोगों ने कहा है कि बच्चे इनोसेंट हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उनसे ऐसी बातें ना करें, इनकी इनोसेंस ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक इट्स बिल्कुल बेकार की बातें हैं। अच्छा, मनी विल गिव यू रिस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों के दिमाग में है। एक कॉन्ट्रारियन व्यू है कि मनी आपको या पैसे आपको इज़्ज़त दिलाते हैं। तो ये भी एक तरह से मेरे ख़्याल से मिथ है, जो कि पैसों के बारे में दूसरी तरफ से मैं बात करूँगा, क्योंकि अब मैं एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की भी दे सकता हूँ इसमें, मैं दूँगा नहीं वैसे, जस्ट टू गिव एन हिंट कि अगर बात किया जाए कि पाकिस्तान में एक कोई बहुत बड़ा रियल एस्टेट का टाइकून है, उसका नाम ले लें, और मैं अब नाम लूँ किसी का, अगेन मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है जिनकी पूरी दुनिया में सॉक्स वगैरह जाते हैं, और काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर उनकी फैक्ट्री है, और उसके अंदर वो लोग काम करते हैं। तो अगर उनको और उस रियल एस्टेट टाइकून को कंपेयर करें, तो किसकी इज़्ज़त ज़्यादा होगी? हालाँकि पैसे मुझे नहीं पता किसके ज़्यादा होंगे, मैं अभी और एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, उसमें आपको आइडिया और हो जाएगा। लेकिन पैसे शायद रियल एस्टेट टाइकून के ज़्यादा हों, लेकिन इज़्ज़त जो है वो दूसरे बंदे की होगी। इसी तरह से इंडिया में बात करें, इंडिया में 2 कैरेक्टर्स ले लें, एक रतन टाटा का ले लें और एक विजय माल्या का ले लें। दोनों के पास पैसे हैं, लेकिन किसके पास कितनी अच्छी तरीके से पैसा आया और किसको कितनी रिस्पेक्ट मिली है, वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। एक साहब हैं जो कि क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं बहुत ज़्यादा, और कोर्सेज़ सेल करते हैं, और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है उससे। तो उसकी बात कर लें, और एक अब अली अब्दाल की बात करें, मैं हमेशा उसकी बात करता हूँ, ऑल्दो कि वो पाकिस्तानी तो नहीं है, वो है तो ब्रिटिश, लेकिन उसके हेरिटेज में है थोड़ा बहुत पाकिस्तानी। तो उसकी बात करें तो मेरे ख़्याल से उसने शायद उसके पास पैसे कम हों, जो क्रिप्टो मिलियनेयर है हमारे पाकिस्तानी, लेकिन जो इज़्ज़त है वो मेरे ख़्याल से ज़्यादा अली अब्दाल की होगी। तो ये बात सब्जेक्टिव होती है कि आपको मनी रिस्पेक्ट दिलवाएगा, तो ये चीज़ अगेन थोड़ा-सा इसमें मिसकॉन्सेप्ट होता है, उसको भी देखना चाहिए। मैं पर्सनल फाइनेंस पे बात करता हूँ, प्रोडक्टिविटी पे बात करता हूँ। इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ मुझको कमेंट्स में लिख के बताएँ किस तरह की वीडियोज़ आपको देखनी है, किस टॉपिक पे आपको वीडियोज़ चाहिए। इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट में लिख के बताएँ कि आपको क्या सही लगता है, क्या नहीं लगता है, किस तरह के लोग आपसे मिलते हैं, किस तरह के लोगों को आप डील कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो मनी का टॉपिक है। अगर आप इस एंड स्क्रीन तक पहुँच ही गए हैं, तो आपको यहाँ पर 2 वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। मैं यहाँ पर यूएई में रहते हुए जो जिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, जिसमें सर्वा है, और बराका है, और स्मार्ट क्राउड है, जो कि क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है, उनकी वीडियोज़ यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। आप उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।